एक समय की बात है। मैजिक लैंड नाम का एक परीलोक हुआ करता था। उसी परीलोक में अर्चना नाम की एक परी भी रहा करती थी। अर्चना परी अपनी 3 बेटियों के साथ वहाँ पर रहती थी। उसकी तीनों बेटियाँ अमीशा, आशी और अदिति बहुत ही चंचल थीं। क्योंकि परियों के बहुत सारे दुश्मन होते हैं, इसलिए अर्चना परी हमेशा अपनी बेटियों के लिए परेशान रहा करती थी और उन्हें परीलोक से बाहर जाने से हमेशा मना करती थी। सुनो बच्चियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। कभी भी परीलोक से बाहर मत जाना, नहीं तो तुम्हारी सारी शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी और तुम एक साधारण इंसान की तरह बन जाओगी। जी माँ, हम आपकी बात याद रखेंगे और कभी भी परीलोक से बाहर नहीं जाएंगे। इस तरह वो हाँ तो कह देती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। ऐसे ही एक दिन वो तीनों बहनें खेल रही होती हैं कि तभी अचानक वो तीनों खेलते खेलते परीलोक से बहुत दूर निकल जाती हैं और फिर वो थककर वहीं पर बैठ जाती हैं और आराम करने लगती हैं। लेकिन अचानक उन्हें होश आता है और वो यहाँ वहाँ देखने लगती हैं। अरे बाप रे, ये हम लोग कहाँ पर आ गए? हाँ दीदी, ये तो परीलोक जैसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। हाँ अमीशा, माँ ने हमें मना किया था पर हमने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया और अब पता नहीं हम कहाँ पर आ गए हैं। फिर वो तीनों परियां अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश करती हैं, पर उनकी सारी शक्तियाँ गायब हो चुकी थी। इसलिए वो परेशान होकर रोना शुरू कर देती हैं। उन्हें अब कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर वो तीनों परियां यहाँ वहाँ चलना शुरू करती हैं और चलते चलते किसी गांव में पहुँच जाती हैं। चलते चलते उन तीनों को बहुत गर्मी होने लगी थी और तीनों को बहुत जोरों की प्यास लग जाती है। पर तभी उन्हें एक घर के सामने एक कुआं दिखाई देता है, लेकिन उन बेचारी परियों को कुएं से पानी निकालना आता ही नहीं था। फिर वो तीनों उस घर के अंदर चली जाती हैं, पर उन्हें घर के अंदर कोई भी दिखाई नहीं देता। वहीं सोफे पर फल की एक बड़ी सी टोकरी रखी थी और उन तीनों परियों को बहुत जोरों की भूख लगी होती है। इसलिए वो तीनों जल्दी से फल उठाकर खाने लगती हैं। वो फल खा ही रही थी कि तभी उस घर की मालकिन घर पर आ जाती है और उनसे गुस्से में बोलती है, अरे कौन हो तुम लोग? मेरे घर के अंदर कैसे घुसी और मुझसे बिना पूछे मेरे फल कैसे खाए? हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। दरअसल हमें बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसीलिए। देखने में तो तुम लोग राजकुमारियाँ लगती हो, फिर यहाँ वहाँ क्यों भटक रही हो? तब अदिति परी उस औरत को अपने परी होने की बात बता देती है। ये सुनकर वो औरत एक शैतानी मुस्कुराहट देती है। अरे वाह, तब तो तुम लोग मेरे बहुत काम आओगी। पर हमारे पास अब जादुई शक्तियाँ नहीं है। इस जगह पर आते ही हमारी सारी जादुई शक्तियाँ हमसे छीन गयी। तब तो तुम लोग मेरे किसी काम की नहीं हो। चलो निकलो यहाँ से। कृपया करके हमें अपने पास रख लीजिए। हम लोग अब कहाँ पर जाएंगे? आप जो कहेंगी हम वो करेंगे। फिर वो औरत कुछ देर तक सोचती है और कहती है, परियों मेरी नौकरानियाँ बने, इससे अच्छी बात और क्या होगी। अच्छा ठीक है, तुम लोग यहाँ पर रह सकती हो। रुको, मैं बाजार जाकर तुम लोगों के लिए कुछ पुराने कपड़े लेकर आती हूँ। तब तक मेरा इंतजार करो। इतना बोलकर वो औरत वहाँ से चली जाती है और यहाँ वो तीनों परी बहनें बैठकर थोड़ा आराम करने लगती हैं। फिर कुछ ही देर में वो औरत घर पर वापस आ जाती है। लो, मैं तुम तीनों के लिए ये कुछ कपड़े लेकर आई हूँ। चलो अब ये सुंदर से कपड़े उतारो और काम पर लग जाओ। उस औरत के कहने पर तीनों परियां पुराने कपड़े पहन लेती हैं और वो पहनकर घर के काम करना शुरू कर देती हैं। दरअसल इस औरत का नाम यामिनी है। यामिनी नाम की ये औरत बड़ी ही दुष्ट थी, जिसे गांव में कोई भी पसंद नहीं करता था।
इधर अर्चना परी का रो रो कर बुरा हाल था। वो अपनी बेटियों को ढूंढने की हर कोशिश करती है, लेकिन नाकाम हो जाती है। और उधर यामिनी का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। तीनों बहनें अपनी माँ को बहुत याद करती हैं और हमेशा रोती रहती हैं। काश कि हमने माँ की बात मान ली होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। और यहाँ दूसरी तरफ यामिनी तीनों परी बहनों को एक जादूगर को बेचने का प्लान बना रही थी। अभी के लिए मैं तुझे सिर्फ एक ही परी दूंगी। अगर तू ठीक से पैसा देगा तभी बाकी की 2 परियां दूंगी, समझा? ये ले अपने पैसे, पर बाकी की 2 परियां भी मुझे जल्दी ही चाहिए। धीरे धीरे करके पैसे लेकर यामिनी तीनों परी बहनों को उस जादूगर को सौंप देती है। फिर जादूगर उन तीनों को अपने ठिकाने पर ले जाता है। इन तीनों परियों को मारकर मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। फिर मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बन जाऊंगा। अरे मेरा जादुई पत्थर कहाँ चला गया? कहीं मिल नहीं रहा। वो जादूगर काफी देर तक अपना पत्थर यहाँ वहाँ ढूंढता है, पर पत्थर न मिलने पर वो पत्थर को खोजने के लिए बाहर निकल पड़ता है। ये जादूगर तो हमें मार ही डालेगा। काश कि हमारी जादुई शक्तियाँ हमारे पास होती। वो सब छोड़ो, लेकिन हम अब क्या करें? जल्दी कुछ सोचो। वो तीनों बात कर ही रही थी कि तभी अचानक सामने लटका हुआ सितारा टिमटिमाने लगता है। डरो नहीं परियों, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन आपको कैसे पता कि हम तीनों परियां हैं? क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह एक परी हूँ। उस जादूगर ने मुझे सितारा बना दिया है। उस दुष्ट जादूगर ने मेरी जादू की छड़ी यहीं कहीं छुपाई हुई है। क्या तुम उसे ढूंढोगी? पर हमारे हाथ तो बंधे हुए हैं, हम कैसे ढूंढेंगे? तुम्हारे सिर्फ हाथ बंधे हुए हैं, पर पैर तो खुले हैं ना। हम सभी के लिए उस छड़ी का मिलना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम नहीं बच पाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं ढूंढने की कोशिश करती हूँ। फिर अमीशा परी जादूगर की अलमारी के पास जाती है और जादुई छड़ी को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी अचानक अलमारी के ऊपर से जादू की छड़ी नीचे गिरती है। जादुई छड़ी को देखकर तीनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। अब ऐसा करो, उस छड़ी को मेरी तरफ दिखाकर बोलो, हे जादुई छड़ी, सितारा अपने असली रूप में आ जाए। अमीशा परी के कहे मुताबिक बिल्कुल वैसे ही बोलती है। फिर जादुई छड़ी अपना जादू चलाती है और वो सितारा एक सुंदर सी परी में बदल जाता है। फिर वो जादुई छड़ी परी के पास चली जाती है। तभी परी बोली, मैं तुम्हें तुम्हारी जादुई शक्तियाँ तो वापस नहीं दिला सकती, पर मैं तुम तीनों को 3 जादुई लहंगे दूंगी जो तुम्हें तुम्हारे परीलोक तक पहुँचा देंगे। फिर परी अपनी जादुई छड़ी से उन तीनों को जादुई लहंगा दे देती है। अब जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि वो जादूगर वापस आ जाए। हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। हे मेरे जादुई लहंगे, इन्हें फौरन से इनके परीलोक तक पहुँचा दो। जैसे ही परी ऐसा बोलती है कि तभी तीनों परियां हवा में उड़ने लगती हैं। फिर वो तीनों नन्ही परियां अपने परीलोक की तरफ रवाना हो जाती हैं। लेकिन जब वो जादूगर के घर से निकल रही थी, तभी जादूगर वहाँ पर आ जाता है और वो उन्हें देख लेता है, जिसके बाद वो उनका पीछा करने लगता है। परियां अपना पीछा करते हुए उस जादूगर को देख लेती हैं और उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे मोटी जादूगर, तू हमें पकड़ेगा? अपने आप को देखा है कभी आईने में? चल मोटे, हमें पकड़ के दिखा। उन परियों की बात सुनकर जादूगर गुस्से से लाल हो जाता है। फिर वो परियां तेजी से उड़ना शुरू करती है और वो जादूगर को बहुत नचाती है। वो कभी इधर जाती है तो कभी उधर जाती है। साथ में जादूगर भी उनके पीछे पीछे आता है।
पीछा करते करते जादूगर बहुत थक जाता है। जादूगर को थका हुआ देखकर परियां अपनी फुल स्पीड में उड़ने लगती है और आखिरकार वो अपने परीलोक में पहुंच जाती है। लेकिन जब जादूगर परीलोक में जाने की कोशिश करता है तो उसे जोरों का करंट लगता है। फिर वो दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। उधर अर्चना परी अपनी तीनों बेटियों को देखकर बहुत खुश होती है। फिर तीनों परियां अपनी माँ के गले लग जाती हैं और उस दिन के बाद से वो लोग हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। एक बार की बात है, सिंड्रेला नाम की एक परी परीलोक में रहा करती थी। सिंड्रेला परी को पृथ्वी लोक पर घूमने जाना बहुत पसंद था, इसलिए वो अक्सर अपने परीलोक से पृथ्वी लोक पर घूमने आया करती थी। पृथ्वी पर आकर सिंड्रेला परी समंदर के किनारे बैठकर आराम करती थी। विशाल समंदर की आती जाती लहरों को देखना उसे बहुत अच्छा लगता था। फिर एक दिन सिंड्रेला परी की दोस्ती यश नाम के एक जल पुरुष से हो जाती है। दोनों रोजाना एक दूसरे से बातें किया करते थे। इसके बाद सिंड्रेला परी रोजाना पृथ्वी पर आती। फिर यश और सिंड्रेला दोनों साथ में बैठकर ढेर सारी बातें करते थे। इस तरह धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और फिर वो दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। ऐसे ही एक दिन वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी यश बोला, मेरी प्यारी सिंड्रेला, मैंने तुमसे पहले नहीं पूछा, लेकिन तुम्हारा बर्थडे कब होता है? प्लीज मुझे बताओ। मेरा बर्थडे 14 फरवरी को होता है। क्या तुम मुझे बर्थडे पर कोई गिफ्ट दोगे? हाँ, क्यों नहीं। मैं उस दिन तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। अच्छा, अब बहुत देर हो गई है, तो अब मैं चलता हूँ, मुझे जाना होगा। इतनी जल्दी? अभी तो हमें बातें करते हुए केवल 1 ही घंटा हुआ है। दरअसल मैं 24 घंटे में केवल 1 ही घंटा पानी से बाहर रह सकता हूँ। अगर मैं 1 घंटे से ज्यादा बाहर रुकूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो फिर हम शादी के बाद साथ कैसे रहेंगे? मैं तो पानी में नहीं रह सकती हूँ ना। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और मैंने सुना है काले जादू से ऐसा हो सकता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो फिर कल मिलते हैं। फिर क्या था, उसके बाद यश समंदर में कूद जाता है। लेकिन श्रेया नाम की एक जल परी ये सब कुछ देख लेती है और वो तुरंत ही जल परी जाति के मंत्री के पास पहुंच जाती है और यश की शिकायत कर देती है। मंत्री चाचा, आपको पता है यश एक परी से प्यार करता है और तो और वो उससे शादी भी करने जा रहा है। उसने ऐसा करके जल परी जाति के नियमों को तोड़ा है। अगर वो ऐसा कुछ करने की सोच रहा है तो उसे जरूर सजा मिलेगी। चलो यश के पास चलते हैं। उधर धरती के लोग वैलेंटाइन डे मना रहे होते हैं, लेकिन कंचन को वैलेंटाइन डे पसंद नहीं था। इसीलिए वो वैलेंटाइन डे वाले दिन भीड़ भाड़ से दूर समंदर के किनारे आकर बैठ गई थी। जब कंचन पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि समंदर के किनारे रेत पर एक जल पुरुष बेहोश पड़ा था। फिर कंचन उसे खींचकर समंदर में ले जाती है। वो जल पुरुष और कोई नहीं था बल्कि यश ही था। होश में आने के बाद यश समझ जाता है कि इसी लड़की ने मेरी जान बचाई है। फिर वो उससे बोला, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं एक परी से शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए जलपरी जाति के लोगों ने मुझे जात से निष्कासित कर दिया और मुझे मरने के लिए उन्होंने समंदर से बाहर फेंक दिया। ऐसा तो होता ही है, जमाना हमेशा से प्यार का दुश्मन रहा है। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? मैं 1 घंटे से ज्यादा पानी से बाहर नहीं रह सकता और मेरा यहाँ समंदर में रहना भी ठीक नहीं है। अगर किसी ने मुझे फिर से समंदर में देख लिया तो वो फिर से मुझे समंदर के बाहर फेंक देंगे।
क्या तुम मुझे अपने घर ले जा सकती हो और फिर अपने बाथटब में मुझे डाल देना? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे घर वाले तुम्हें घर में रखने से मना कर देंगे और मेरा बाथटब भी बहुत छोटा है। प्लीज मेरी मदद कर दो। तुम बड़ा वाला बाथटब खरीद लेना और उसे अपने रूम में रखकर पानी भर देना। प्लीज मेरी मदद कर दो और हमारे प्यार को बचा लो। फिर क्या था, कंचन मान जाती है। फिर कंचन यश को एक ट्रॉली में लेटाकर अपने घर ले जाती है। उसके बाद वो बाजार से एक बड़ा बाथटब खरीद लाती है और उसमें पानी भरकर यश को अपने रूम में रख लेती है। यश, तुम प्लीज थोड़ा धीरे से बात करना, क्योंकि अगर पापा को पता चल गया तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। अब आगे क्या करना होगा, प्लीज मुझे बताओ। तुम्हारे पड़ोस के गांव में एक जादूगर रहता है। वो काला जादू बहुत अच्छे से जानता है। अगर वो समावित के मंत्रों का उच्चारण करके मेरी और सिंड्रेला परी की शादी कर दे तो मैं एक इंसान बन जाऊंगा। लेकिन एक बात बताओ, सिंड्रेला परी है कहाँ और वो कहाँ रहती है? प्लीज मुझे बताओ। सिंड्रेला परी के अभी जादुई एग्जाम्स चल रहे हैं। वो 7 दिन बाद ही आएगी। अच्छा ठीक है, तब तक तुम यहाँ पर रह सकते हो। लेकिन 5 ही दिन बीत पाते हैं और छठे दिन कंचन के पिता कंचन के रूम में एक जल पुरुष को देख लेते हैं, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। बेटा, ये तुम किसे उठा लाई हो? इसे घर से फौरन बाहर निकालो। पूरे घर में मछली की बदबू आ रही है। पापा प्लीज इसे 2 दिन यहाँ पर रहने दीजिए, वरना ये मर जाएगा। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। ये मरे या जिए, इसे घर से बाहर निकालो, अभी के अभी। मजबूरी में कंचन को यश को अपने घर से बाहर ले जाना पड़ता है। लेकिन 1 घंटे के बाद ही यश बेहोश होने लगता है। अरे अब मैं क्या करूं? यहाँ पर कहीं पानी भी नहीं दिख रहा है। यश की सांसें रुकने ही वाली होती हैं, लेकिन तभी सिंड्रेला परी वहाँ पर आ जाती है। फिर वो तुरंत ही अपनी जादुई छड़ी से एक बाथटब में पानी भर देती है और यश को उसमें डाल देती है। तब यश को होश आ जाता है। अरे मेरी प्यारी सिंड्रेला, तुम आ गई। और तुम्हारी जादुई शक्तियों के एग्जाम का क्या हुआ? मैंने तुम्हारे लिए अपनी जादुई शक्तियों वाले एग्जाम को छोड़ दिया। अब चिंता की कोई भी बात नहीं है। भला तुम्हें खोकर मैं शक्तियों का क्या करती? फिर कंचन, सिंड्रेला परी और यश तीनों जादूगर के पास पहुंच जाते हैं। जादूगर यश और सिंड्रेला परी की शादी कर देता है। शादी होते ही यश एक इंसान के रूप में बदल जाता है। कंचन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से ही मेरे यश की जान बच पाई है। मैं तुम्हें इनाम के तौर पर एक वरदान देती हूँ। अब जब भी तुम हंसोगी, तुम्हारे मुंह से एक हीरा निकलेगा। जादुई वरदान पाकर कंचन बहुत खुश हो जाती है। फिर सिंड्रेला परी और यश परी लोक में जाकर एक साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं। मीनल बेटा, और कितनी देर खेलेगी? चल अंदर आजा। देख, आज तेरी मनपसंद लहसुन की चटनी बनाई है। अब जल्दी से अंदर आजा और खाना खा ले। बस थोड़ी देर और माँ। ठीक है, लेकिन अंधेरा होने से पहले आ जाना। इसके बाद मीनल दोबारा खेलने में लग जाती है कि तभी अचानक मीनल की नजर उसके पड़ोस में खेल रही भावना पर पड़ती है। मीनल देखती है कि भावना के पीछे एक बिजली का खंबा है और वहाँ बिजली की तार लटक रही है। भावना उस बिजली के तार के पास जाने ही वाली होती है कि तभी मीनल आकर उसे धक्का दे देती है। माँ! तूने मेरी बेटी को धक्का क्यों दिया? भावना बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मैंने जानबूझकर धक्का नहीं दिया है। ये देखो, यहाँ पर बिजली की तार लटक रही है। अगर भावना इस बिजली की तार को छू लेती तो इसे करंट लग जाता। इसीलिए मैंने इसे धक्का देकर बचा लिया।
अरे हाँ, ठीक है, तूने मेरी बेटी की जान बचाई, इसके लिए तुझे तेरा इनाम मिल जाएगा। भावना बेटा, चलो मैं तुम्हारे कपड़े बदल देती हूँ। देखो तुम्हारे नए कपड़े गंदे हो गए। इतना कहकर कस्तूरी अपनी बेटी भावना को अंदर ले जाती है। मीनल को अपनी मदद करता देख मीनल भावना को अच्छी लगने लगती है, जिसके बाद इन दोनों बच्चियों में दोस्ती का एक नया रिश्ता शुरू हो जाता है। मीनल, आज फ्रेंडशिप डे है, ये देखो मैं तुम्हारे लिए कितना प्यारा ब्रेसलेट लेकर आई हूँ। इस ब्रेसलेट को तुम कभी भी मत उतारना, ये हमारी दोस्ती की निशानी है। अच्छा, मैं इस ब्रेसलेट को कभी भी नहीं उतारूंगी। और ये देखो, मैं भी तुम्हारे लिए ये धागा लेकर आई हूँ। माँ ने कहा है इस धागे को पहनने से तुम्हें कभी भी नजर नहीं लगेगी। अच्छा, तो मैं कभी भी इस धागे को नहीं उतारूंगी। मीनल एक किसान की बेटी होती है, तो वही भावना के पिता का बहुत बड़ा बिजनेस होता है। मीनल और भावना की दोस्ती भावना के अमीर परिवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन भावना मीनल से अपनी दोस्ती बरकरार रखती है और ऐसे ही आज ये दोनों सहेलियां बड़ी हो जाती हैं। अरे भावना बेटा, तुम यहाँ, वो भी इतनी सुबह सुबह? आंटी, आज माँ ने नाश्ते में फिर से वही सैंडविच बनाया था और आप तो जानती है ना कि मुझे सैंडविच बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए सोचा कि मैं अपनी प्यारी आंटी के हाथों के बने हुए पराठे और साथ में लाल लाल लहसुन की चटनी खाऊं। माँ, ये तो बस तुम्हें मस्का लगा रही है ताकि इसे इसका मनपसंद नाश्ता मिल जाए। अरे नहीं आंटी, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? तुम दोनों सहेलियां बैठकर यहाँ आपस में बातें करो, मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता बनाकर अभी लाती हूँ। मीनल, तू चारू की शादी में चलेगी ना? नहीं यार, तो जानती है ना कि चारू तेरी तरह ही कितने अमीर परिवार से है। इतनी अमीर शादी में जाने की तो मेरी हैसियत ही नहीं है, और ना ही मेरे पास कोई तोहफा है और ना ही कपड़े। मेरे होते हुए तुझे इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? आज तो तूने कह दिया, आइंदा मत कहना। अच्छा बाबा, नहीं बोलूंगी। वैसे एक बात बता, तू किस तरह की शादी करना चाहती है? मैं तो चाहती हूँ कि मेरी शादी में बहुत सारे लोग हों और मैं अपनी शादी में अपनी मनपसंद की सारी चीज बनवाऊँ। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैं अपनी शादी का लहंगा ऑर्डर देकर अपने तरीके से बनवाऊंगी, जिससे हर कोई मेरा शादी का लहंगा देखता ही रह जाए। भगवान करे तेरी शादी में तेरी सारी हसरत पूरी हो। मेरे इतने बड़े सपने नहीं है, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरी शादी का मंडप बहुत सुंदर तरीके से सजा हुआ हो, जिसमें मेरी मनपसंद गुलाब के फूल लगे हों। बस इतना ही। आ गई महारानी, कितनी बार कहा है कि उस गरीब किसान की बेटी के घर जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तू है कि मानती ही नहीं। मैंने भी आपसे कितनी बार कहा है कि बार बार मुझसे एक ही बात करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप हो कि मानती ही नहीं। अरे बस करो तुम दोनों, जो बात करनी है वो तो करने दो। भावना बेटा, तेरे लिए मेरे बिजनेस पार्टनर के बेटे सनी का रिश्ता आया है। सनी काफी अच्छा लड़का है, अगर तू कहे तो मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कह दूँ। अपने पिता की बात सुनकर भावना शर्मा कर अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद भावना का रिश्ता तय हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मीनल के माता पिता भी मीनल का रिश्ता एक नॉर्मल फैमिली में तय कर देते हैं। इस बार फसल काफी अच्छी हुई है, अब तो हम अपनी बिटिया की शादी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। 2 दिन में फसल काटने के बाद मैं सारी फसल ले जाकर शहर में बेच दूंगा और फिर हम जल्द से जल्द शादी की तैयारी शुरू कर देंगे। अपनी मीनल की शादी में अब दिन ही कितने रह गए हैं। अनुपम और गीता अपनी बेटी की शादी के लिए काफी खुश होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती। अचानक ही बेमौसम बारिश की वजह से अनुपम की सारी फसल खराब हो जाती है, जिससे उसका सपना टूटकर चूर चूर हो जाता है।
मीनल की माँ, अब हम लोग क्या करेंगे? मीनल की शादी कैसे करेंगे? सारी फसल खराब हो गई है। अब मीनल की शादी का खर्चा हम कैसे उठाएंगे? सब ठीक हो जाएगा मीनल के बाबा, भगवान पर भरोसा रखिए। अपने माँ बाप की ऐसी हालत मीनल से देखी नहीं जाती, लेकिन मीनल इस बारे में अपनी सहेली से कुछ भी नहीं कहती और बिना चेहरे पर दुख लिए भावना की शादी की रस्मों में शामिल होती है। अरे मीनल, आज तो तेरी भी हल्दी है ना? लेकिन तू अपनी हल्दी लगवाने की बजाय यहाँ मेरी हल्दी पर आई है। वो क्या है ना, मुझे ना हल्दी से एलर्जी है, इसलिए मेरी माँ को हल्दी की रस्म करने से मना कर दिया मैंने। अच्छा ठीक है, लेकिन तू क्या अपनी सहेली की हल्दी इतनी ही सूखी सूखी मनाएगी? बस इतनी सी बात। अभी देख मैं तेरी सूखी सूखी हल्दी की रस्म को कैसे चेंज कर देती हूँ। मीनल अपने आंसुओं को छुपाकर अपनी सहेली की हल्दी की रस्म में काफी नाचती है और उसे अपने दुख का एहसास नहीं होने देती। मीनल बेटा, तू आ गई। बेटा हमें माफ कर दे, हमने भी सोचा था कि तेरी शादी की सारी रस्में धूमधाम से करेंगे, लेकिन माँ मैं खुश हूँ। मैंने तेरे लिए ये हल्दी का लेप बनाया था। बैठ, मैं ही तुझे अपने हाथों से हल्दी लगाकर ये हल्दी की रस्म को पूरी करती हूँ। जिसके बाद गीता आँखों में आंसू लिए अपनी बेटी मीनल को हल्दी लगाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अरे तेरी मेहंदी तो काफी सुंदर लग रही है। हाँ, लेकिन तूने अब तक मेहंदी क्यों नहीं लगवाई? तुझे तो मेहंदी लगाना बहुत पसंद है ना? वो क्या है ना, मैंने सोचा कि मैं मेहंदी की रस्म रात को करूँगी। चल अब मैं चलती हूँ, वो शादी की तैयारी भी तो करनी है ना। भावना को अब मीनल पर शक होने लगा था, जिसके चलते वो मीनल का पीछा करती है और उसके घर आती है, जहाँ वो देखती है। अब हम लोग क्या करें? शादी को सिर्फ एक दिन है, कल बारात आने वाली है। बारातियों के सामने तो हमारी नाक ही कट जाएगी। हे भगवान, कुछ चमत्कार दिखा ताकि मैं अपनी बेटी की शादी ठीक से करवा सकूं। बाबा रोना बंद करिए, अगर आप ऐसे रोएंगे तो मेरा क्या होगा? मीनल और उसके परिवार वालों की ये हालत देख भावना सब कुछ समझ जाती है, जिसके बाद भावना वहाँ से चुपके से निकलकर अपने घर वापस आ जाती है। भावना बेटा, तू ये क्या कह रही है? हम ऐसा नहीं कर सकते। उस गरीब की शादी ही हम तेरे मंडप में करवाएंगे क्या? भूलिए मत, अगर बचपन में मीनल उस बिजली की तार से मुझे दूर नहीं करती तो शायद आज मैं आप लोगों के साथ ना होती। मीनल की वजह से ही मेरी जान बच पाई है। भावना की बात सुन कस्तूरी और मनोज शर्म से अपना सर झुका देते हैं, जिसके बाद वो भावना की बात मान जाते हैं। अगले दिन भावना जल्दी से अपनी शादी के लिए तैयार होती है और मीनल के पास चली जाती है। भावना, तू यहाँ? इस शादी के जोड़े में तो तू काफी सुंदर लग रही है। हाँ, ये मेरी माँ का जो है। चल मेरे साथ। लेकिन कहाँ? वो चल तो सही। भावना मीनल का हाथ पकड़ती है और उसे अपने मंडप की तरफ ले जाती है। तुम मुझे यहाँ क्यों ले आई? तुझे तेरा शादी का मंडप पूरा गुलाब के फूलों से सजा हुआ चाहिए था ना? देख, मैंने ये पूरा मंडप गुलाब के फूलों से सजवाया है। मैंने कल तेरी और अंकल की सारी बातें सुन ली थी। मुझे बहुत बुरा लगा कि तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुझसे ये सब छुपाया। लेकिन आखिरकार मुझे सब कुछ पता चल गया, इसलिए आज तेरी शादी इस मंडप में होगी। क्या? हाँ, मेरे माता पिता भी यही चाहती हैं कि तेरी शादी इस मंडप में हो। भावना की बात सुन मीनल को यकीन नहीं होता। इसके बाद भावना मीनल को मंडप में ले जाती है और उसकी शादी करवाती है, जिसके बाद उसी मंडप में भावना की भी शादी होती है और इसी तरह एक ही मंडप में दोनों सहेलियों की शादी हो जाती है।
भावना बेटा, अगर तू ना होती तो आज तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाती। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, और मैं अपने माता पिता की बेइज्जती कैसे होने देती। तो जैसी दोस्त जिसके भी पास है, उसकी जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आ सकती। आई मिस यू भावना, मैं तुझे बहुत याद करूँगी। मैं भी। आँखों में आंसू लिए दोनों सहेलियाँ एक दूसरे से विदा लेती हैं और अपनी नई जिंदगी में कदम रखती हैं। शादी के बाद भी दोनों सहेलियाँ अक्सर एक दूसरे से मिला करती थीं, जिससे उनकी दोस्ती हमेशा बरकरार रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।